राधे राधे प्यारे साथियों, प्रद्योत गुरुकुल में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए आज बात करते हैं दिनकर पर। हम लोग एक क्लास में दिनकर पर बात कर चुके हैं और आज हम दूसरी क्लास के अंतर्गत दिनकर जी पर बात करेंगे। दिनकर हिंदी साहित्य आकाश के दिनकर, जो हिंदी साहित्य में सूर्य के समान भास्वर चमक फैलाने वाले कवि हैं, चमक रहे हैं। तो ऐसे दिनकर पर आज हम चर्चा करने के लिए फिर से उपस्थित हैं। तो दिनकर जी की महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ दिनकर जी के जीवन और कृतियों से संबंधित महत्वपूर्ण, रोचक और नवीन जानकारी के साथ आज हम उपस्थित हैं। आप सब सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी, ऐसा विश्वास है। आप तैयारी करते रहिए और जुड़े रहिए प्रद्योत गुरुकुल से। सभी साथी शीघ्रता से जुड़ जाएं। शुरुआत करते हैं बिना किसी देर के। चलिए देखते हैं आज की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। चौथा प्रश्न लगा हुआ है, पहले प्रश्न से चलेंगे हम लोग। दिनकर स्पेशल पहला प्रश्न, ये दिनकर स्पेशल 2 है, क्लास 2 है ये दिनकर पर आधारित। इससे पहले हम लोग दिनकर पर एक क्लास और कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं एक क्लास में महत्वपूर्ण जानकारियां। पहली प्रश्नोत्तरी, पहला प्रश्न आज की क्लास का बेहद शानदार प्रश्न है। दिनकर अर्धनारीश्वर कवि, दिनकर अर्धनारीश्वर कवि, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? दिनकर के ऊपर लिखी गई ये महत्वपूर्ण पुस्तक है। इस पुस्तक के लेखक बताइए। दिनकर अर्धनारीश्वर कवि, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं बताइए। नंद किशोर नवल जी हैं, दूधनाथ से हैं, शंभुनाथ या अशोक वाजपेयी? बताइए दिनकर अर्धनारीश्वर कवि। उस दिन भी हमने कहा था अर्धनारीश्वर कवि किसे कहा जाता है, इसका उत्तर था दिनकर। आज ये हम किताब लेकर आए हैं कि दिनकर अर्धनारीश्वर कवि, ये कौन सा चिन्ह होता है आप बताइए, कमेंट करके बताइए। इस तरह से कौन सा चिन्ह होता है जब हम एक बार में 2 पॉइंट रखते हैं इस तरह से, तो इस चिन्ह को क्या कहते हैं बताओ। ये चिन्ह कौन सा होता है व्याकरण में? आपके पाठ्यक्रम में व्याकरण भी है। चलो भाई, तो ये दिनकर अर्धनारीश्वर कवि किसे कहा जाता है, वो ये पुस्तक किसकी है? तो पहला प्रश्न का विकल्प ए सही है। नंद किशोर नवल। क्या है? नंद किशोर नवल। ठीक है। दिनकर एक कैसे कवि, इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है? दिनकर अर्धनारीश्वर कवि। दिनकर अर्धनारीश्वर कवि के लेखक ये हैं। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है और बहुत शानदार पुस्तक है। ठीक है, दिनकर के बारे में बहुत रोचक जानकारी इसमें दी गई है, बहुत अच्छी। तो पहला प्रश्न ए विकल्प के साथ सही होता है। चलिए दूसरा देखते हैं अब। दिनकर की हिमालय कविता की विषय वस्तु क्या है? दिनकर की जो हिमालय कविता है इसकी विषय वस्तु क्या है? बहुत बढ़िया प्रश्न। हिमालय कविता की विषय वस्तु भारतीय नवजागरण की सशक्त अभिव्यक्ति, श्रृंगार वर्णन। श्रृंगार ध्यान रखेंगे, कंप्यूटर में थोड़ा सा लिखने में इसका फॉन्ट सही नहीं आता है, इसलिए ये गलत हो जाता है। ये शुद्ध वर्तनी है। आध्यात्मिक वर्णन या युद्ध वर्णन? बताओ दिनकर की हिमालय कविता का विषय वस्तु क्या है, ए, बी, सी या डी? तो दिनकर की जो हिमालय कविता है उसकी विषय वस्तु है भारतीय नवजागरण की सशक्त अभिव्यक्ति। ठीक है, भारतीय नवजागरण की सशक्त अभिव्यक्ति हिमालय कविता में की गई है। अगला है, कौन सी कविता दिनकर की नहीं है? बताओ। बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत अच्छे प्रश्न है। कौन सी कविता दिनकर की नहीं है? नहीं को विशेष ध्यान देंगे। दिनकर की कविता नहीं है बताइए। हाहाकार, नील कुसुम, अमृत मंथन, ऋतु संधि? बताइए ए, बी, सी या डी? बहुत शानदार प्रश्न है।
कौन सी कविता दिनकर की नहीं है? बताओ भाई बताओ। ABCD, हाहाकार, नील कुसुम, अमृत मंथन, ऋतु संधि। तो दिनकर की कविता चलिए हम बताते हैं। हाहाकार दिनकर की कविता है, नील कुसुम भी दिनकर की कविता है, अमृत मंथन भी दिनकर की कविता है, ऋतु संधि दिनकर की कविता नहीं है। अब प्रश्न ये बनता है यहाँ, ऋतु संधि दिनकर की नहीं है तो फिर किन की है? तो ये ऋतु संधि है बाबा नागार्जुन की। किन की है? बाबा नागार्जुन। ठीक है, बाबा नागार्जुन की ये कविता है ऋतु संधि। ठीक, तो इस तीसरे प्रश्न से आपको महत्वपूर्ण तथ्य मिले। 3 ये नई रचनाएं मिली और ये रचना नागार्जुन की आपको पता लगी। ठीक है, चलो भैया जी बढ़ो शीघ्रता से। चौथा प्रश्न देखिए, कुछ लोगों ने उर्वशी काव्य की रचना को अनौचित्यपूर्ण बतलाते हुए यहाँ तक कहा कि इस समय उर्वशी की रचना गद्दारी है। वाह भाई वाह, कितना अच्छा कथन है। कुछ लोगों ने उर्वशी काव्य की रचना को अनौचित्यपूर्ण बतलाते हुए यहाँ तक कहा कि इस समय उर्वशी की रचना गद्दारी है। इस समय उर्वशी की रचना गद्दारी है, यह कथन किसका है? बताइए, A, B, C या D? ABCD किसका है? बोलिए भाई। बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है। चलिए, बहुत शानदार प्रश्न है। चलो, कुछ लोगों ने उर्वशी की काव्य रचना को अनौचित्यपूर्ण बताते हुए यहाँ तक कहा कि इस समय उर्वशी की रचना गद्दारी है। यह कथन दूधनाथ सिंह का है? नहीं। नंदकिशोर नवल का है? नहीं। दिनकर का है? हाँ, ये दिनकर का कथन है। ये दिनकर ने ही लिखा है, दिनकर का ही कथन है और दिनकर के ही संबंध में है, उर्वशी के संबंध में है। काहे के संबंध में है? उर्वशी के संबंध में। कि कुछ लोगों ने यहाँ तक कहा कि दिनकर। चलिए, चौथे प्रश्न का कौन सा विकल्प सही हो गया? चौथे प्रश्न का C विकल्प सही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न देखते हैं। चलिए भाई, बहुत शानदार प्रश्न है ये 5वां। देखो, अब दिनकर की श्रृंगारिक रचना नहीं है। दिनकर की श्रृंगारिक रचना नहीं है। ठीक है, दिनकर की श्रृंगारिक रचना नहीं है, नहीं पूछी गई है। ठीक है, चलिए बताइए। कविता की पुकार, बापू, सच्चा प्यार, दिल्ली दिनकर की श्रृंगारिक रचना नहीं है। देखो, श्रृंगार की बातें आई हैं इन कविताओं में। अब जिस पुस्तक से हमने पढ़ा उसमें तो ये श्रृंगारिक रचनाएं ही दी गई हैं। ये दिनकर की नहीं है। सच्चा प्यार किनकी है? ये है निराला जी की। ये किनकी है? निराला जी की। सच्चा प्यार कविता निराला जी की है। बाकी ये 3 कविताएं श्रृंगारिक रचनाएं हैं दिनकर जी की। ठीक है, और यदि आपको इस पर कोई कन्फ्यूजन है या आपको कोई डाउट है तो आप बताइए, कमेंट करना और हमें बताना कि इसमें श्रृंगारिक नहीं है। जिस पुस्तक में पढ़ी गई हैं दिनकर के ऊपर, अच्छी सी पुस्तक है, उसमें ये श्रृंगारिक रचनाएं ही दी गई हैं। ये कविता दिल्ली कविता, बापू कविता और कविता की पुकार। ठीक है, चलिए 5वां प्रश्न है। अगला देखते हैं 6ठा प्रश्न। दिनकर कुछ पुनर्विचार। इस ग्रंथ के लेखक कौन है? दिनकर कुछ पुनर्विचार, ये पुस्तक है, दिनकर के ऊपर लिखी है, दिनकर से संबंधित पुस्तक है। दिनकर कुछ पुनर्विचार, इसके लेखक कौन है? बहुत शानदार पुस्तक है। 6ठा प्रश्न है, बताइए कौन है? शंभुनाथ, दूधनाथ सिंह, नंदकिशोर नवल, अशोक वाजपेयी। बताओ, बहुत शानदार प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है।
दिनकर कुछ पुनर्विचार, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दिनकर कुछ पुनर्विचार इस पुस्तक के लेखक हैं शंभुनाथ। कौन है? शंभुनाथ। ए विकल्प सही है, ये पुस्तक शंभुनाथ की है। ठीक है, चलो भैया जी अब चलते हैं 7वां प्रश्न। उर्वशी के संबंध में असंगत है, उर्वशी के संबंध में असंगत बताइए। ठीक है, इसका प्रकाशन वर्ष 1961 है, इसे ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972 में मिला है, इसमें काम आध्यात्म का वर्णन है, इसमें वीर रस प्रधान है। ठीक है, बताओ। ABCD बहुत सरल प्रश्न रख दिया है। 3 तथ्य आपको पता हैं और तीनों सत्य हैं, तो असत्य क्या हो जाएगा? जो चौथा है वो। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर का ग्रंथ है, बहुत महत्वपूर्ण। ठीक है, 1961 में प्रकाशित हुआ है, 1972 में से ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है और काम अध्यात्म का इसमें वर्णन है। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके अलावा इसमें वीर रस का नहीं, श्रृंगार रस प्रधान रचना है ये। ठीक है, कौन सा रस प्रधान है इसमें? श्रृंगार रस, अर्थात डी विकल्प सही हो जाएगा 7वें प्रश्न का। चलो भैया जी, डी हो गया। 8वां देख लो। धन पिशाच के कृषिक मेघ में नाच रही पशुता मतवाली, आगंतुक पीते जाते हैं दीनों के शोणित की प्याली। पंक्तियां किस रचना से हैं? बताइए, बहुत शानदार प्रश्न है। धन पिशाच के कृषिक मेघ में नाच रही पशुता मतवाली, आगंतुक पीते जाते हैं दीनों के शोणित की प्याली। आगंतुक पीते जाते हैं दीनों के शोणित की प्याली। दीनों के मतलब दिन दुखियों के, शोणित मतलब खून, शोणित का मतलब खून, खून की प्याली, दीन दुखियों का खून पिया जा रहा है। धन पिशाच के कृषिक मेघ में। बताओ, पंक्तियां किस रचना से है? ये चारों ही रचना दिनकर जी की हैं। समर शेष है, उसके बाद है रेणुका, रसवंती और कुरुक्षेत्र। बताओ, बहुत शानदार प्रश्न है। 8वां प्रश्न, इसका उत्तर बताइए जी। बताओ 8वें प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा? चलिए, समर शेष है, नहीं। रेणुका, हाँ। रसवंती और कुरुक्षेत्र, नहीं। ठीक है, तो इसमें बी विकल्प सही है। ये पंक्तियां रेणुका से हैं। ठीक है, ये सारे ही ग्रंथ किनके हैं? दिनकर जी के। रेणुका से ये पंक्तियां हैं। चलो, अरे मच्छर भाई साहब कहाँ बैठ गए हो? आगे बढ़ने दो, पढ़ने दो बच्चों को। मच्छर बैठ जाते हैं, चलने नहीं देते बोर्ड को। बोर्ड भी बेचारा मच्छर के हिसाब से ही चलता है। साहित्यकार संसद प्रयाग ने दिनकर को किस कृति के लिए सम्मानित किया था? बताओ। बहुत बढ़िया, इंपॉर्टेंट है। साहित्यकार संसद, पहला तो प्रश्न यही, साहित्यकार संसद कहाँ है? प्रयाग में है। तो इस संस्था ने दिनकर को किस कृति के लिए सम्मानित किया था? कौन सी रचना के लिए पुरस्कृत किया था, सम्मानित किया था, वो बताना है आपको। रेणुका, ओंकार, कुरुक्षेत्र, रसवंती। बताओ। 9वां प्रश्न ABCD, बहुत शानदार प्रश्न है। बताइए, साहित्यकार संसद प्रयाग ने दिनकर को किस कृति के लिए सम्मानित किया? रेणुका, नहीं। ओंकार, नहीं। कुरुक्षेत्र, हाँ। रसवंती, नहीं। सी विकल्प सही है इसका, कुरुक्षेत्र। अगला चलो भैया, 9 हो गए जी। 10वां प्रश्न, उर्वशी में अंक हैं। उर्वशी में कितने अंक हैं? बताइए।
उर्वशी में अंक हैं 2, 3, 4, 5। बहुत सरल प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। उर्वशी में अंक पूछे गए हैं, तो उर्वशी में अंक कितने हैं? 2 हैं? नहीं। 3 नहीं, 4 नहीं, 5 अंक हैं। उर्वशी में कितने अंक हैं? 5। अब देखो 10वां हो गया। 11वां देखो, 11वां प्रश्न देख लो। पुरुरवा की पत्नी थी। बहुत बढ़िया प्रश्न है। पुरुरवा की पत्नी कौन थी? कौन से ग्रंथ में? उर्वशी ग्रंथ में। पुरुरवा की पत्नी कौन थी? उर्वशी, औशीनरी, रंभा, मेनका। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। पुरुरवा की पत्नी कौन थी? उर्वशी, औशीनरी, रंभा या मेनका? बताओ A, B, C या D। तो पुरुरवा की पत्नी कौन थी? पुरुरवा की पत्नी औशीनरी। ठीक है, बी विकल्प सही हो जाएगा। 11वें प्रश्न का बी विकल्प सही है, औशीनरी। चलो भैया जी 11 हो गए, तो अब 12वां प्रश्न देख लो। 12वां प्रश्न उर्वशी के संबंध में असंगत है। उर्वशी के संबंध में असंगत बताइए, कौन सा असंगत है? ठीक है, ये दूसरा प्रश्न आ गया। इससे पहले एक अलग प्रश्न था। इसका नायक पुरुरवा, नायिका उर्वशी, निपुणिका और मदनिका उर्वशी की सखियां, आयु पुरुरवा और उर्वशी का पुत्र। बताइए भैया, बताओ। बहुत शानदार प्रश्न। उर्वशी के संबंध में असंगत बताना है। असंगत कौन सा है उर्वशी के संबंध में? A, B, C या D? बताओ। इसका नायक पुरुरवा है, बिल्कुल ये संगत है। उर्वशी जो काव्य है उसका नायक पुरुरवा है। ठीक, संगत, पूरी तरह संगत। इसकी नायिका उर्वशी है, बिल्कुल। नायिका के नाम पर ग्रंथ का नाम है और नायिका इसकी उर्वशी है। निपुणिका और मदनिका उर्वशी की सखियां हैं? नहीं, यही गलत है। आयु पुरुरवा और उर्वशी का पुत्र है, संगत है। अर्थात सी विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प सी सही हो जाएगा? सी। अब इसमें निपुणिका और मदनिका उर्वशी की सखियां नहीं है। अब ये उर्वशी की नहीं है तो किसकी हैं? ये प्रश्न बनता है। निपुणिका और मदनिका किसकी सखियां हैं? तो ये हैं औशीनरी की सखियां, औशीनरी। ठीक है, औशीनरी की सखियां हैं ये दोनों। ठीक है, औशीनरी कौन है? पुरुरवा की पत्नी। ठीक है, और ये चलो, तो निपुणिका कौन है? औशीनरी की सखी। और मदनिका कौन है? औशीनरी की सखी। और ये नायक और ये आप याद रखेंगे। दिनकर की कविता है, बताओ दिनकर की कविता कौन सी है इनमें से? धूप और धुआं, नील कुसुम, पहली वर्षगांठ, सभी। बताओ, दिनकर की कविता बतानी है, इनमें से कौन सी है? A, B, C या D? बताओ भाई, दिनकर की कविता बता दीजिए कौन सी है? A है कि B है कि C है कि D है? धूप और धुआं, नील कुसुम, पहली वर्षगांठ और ये सभी। बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अच्छी अच्छी कविताएं हैं ये। तो धूप और धुआं दिनकर की है, ठीक। नील और कुसुम ये भी दिनकर की है, ठीक। और पहली वर्षगांठ ये भी दिनकर की है, ठीक। चलो, तो अब क्या हो जाएगा? डी विकल्प सही हो जाएगा। दिनकर की कविता कौन सी है? सभी, उपर्युक्त सभी। 13वां प्रश्न हो गया। 14वां प्रश्न देख लो। प्रलय का क्षुब्ध पारावार हूं मैं। बहुत बढ़िया कथन। प्रलय का क्षुब्ध पारावार हूं मैं, पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति किसकी है? निराला, दिनकर पंत या जयशंकर प्रसाद?
पंत मतलब सुमित्रानंदन पंत। निराला का सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। दिनकर रामधारी सिंह दिनकर। सुमित्रानंदन पंत जयशंकर प्रसाद। ए बी सी या डी? बताओ। प्रलय का क्षुब्ध पारावार हूँ मैं, किसकी पंक्ति है? 14वां प्रश्न है। 14वां प्रश्न का बी विकल्प सही है। किसकी पंक्ति है? दिनकर की पंक्ति है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पंक्ति है, नोट रखना। प्रलय का क्षुब्ध पारावार हूँ मैं। चलो 14 हो गया, 15वां देख लो। दिनकर को किरण केतन कवि किसने कहा? किरण केतन त आना चाहिए था। दिनकर को किरण केतन कवि किस आलोचक ने कहा? 15वां प्रश्न है। बताओ भाई, दिनकर को किरण केतन कवि किस आलोचक ने कहा है? तो दिनकर को किरण केतन कवि रमाशंकर त्रिपाठी, नंद दुलारे वाजपेयी, शांतिप्रिय द्विवेदी या डॉक्टर देवराज? बहुत अच्छा प्रश्न है, 15वां प्रश्न है। बता दीजिए भैया जी, बता दीजिए भैया जी। 15वां प्रश्न है, ए बी सी या डी? कौन सा सही हो जाएगा इसमें? रमाशंकर त्रिपाठी या शांतिप्रिय द्विवेदी या नंद दुलारे वाजपेयी या डॉक्टर देवराज? जिन्होंने देवराज बता दिया उनका उत्तर बिल्कुल गलत है। जिन्होंने शांतिप्रिय द्विवेदी बताया उनका भी गलत ही है। नंद दुलारे वाजपेयी बताने वालों का भी गलत है। जिन्होंने बताया रमाशंकर त्रिपाठी, उनका उत्तर बिल्कुल सही है। रमाशंकर त्रिपाठी ने दिनकर को किरण केतन कवि कहा है। ठीक है, किरण केतन कवि कहा है। 15वां प्रश्न हो गया। अब चलो 16वां प्रश्न। दिनकर की विनय पत्रिका कहा जाता है। कितना अच्छा प्रश्न है, कितना शानदार प्रश्न है। दिनकर की विनय पत्रिका कहा जाता है किस रचना को? कुरुक्षेत्र को, सामधानी को, हारे को हरिनाम, रेणुका? बताओ। रेणुका। ए बी सी या डी? बहुत अच्छा प्रश्न है। बताओ भाई बताओ, दिनकर की विनय पत्रिका किस रचना को कहा जाता है? कुरुक्षेत्र को, सामधैनी को, हारे को हरिनाम को या रेणुका को? ए बी सी या डी? दिनकर की विनय पत्रिका। वैसे विनय पत्रिका किसने लिखी है? वैसे विनय पत्रिका किसने लिखी है ये तो आप जानते ही हैं, बता दिया है। और वैसे भी जानते हैं विनय पत्रिका किनकी है? तुलसी बाबा की। और तुलसीदास की विनय पत्रिका है, कौन सी भाषा में है ये भी पूछा जाता है। कौन सी भाषा में है? ब्रज भाषा में। ब्रज भाषा में है विनय पत्रिका। ठीक है, चिट्ठी है, सीता जी को दी थी। किसने? तुलसीदास ने, कि हमारी बातें पहुंचा देना कहाँ पर? हमारे प्रभु के पास। अब ऐसे ही जैसे तुलसीदास ने विनय पत्रिका लिखी और तुलसीदास ने अपने आप को विनय पत्रिका में घोल दिया, ऐसे ही कौन सी रचना है जो दिनकर की विनय पत्रिका है? सामधानी नहीं, हारे का हरिनाम, हारे को हरिनाम। हाँ, हारे को हरिनाम दिनकर की विनय पत्रिका कहलाती है। हारे को हरिनाम क्या कहलाती है? दिनकर की विनय पत्रिका। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। 16वां। चलो अब 17वां देख लो। उर्वशी और पुरुरवा विहार हेतु किस पर्वत पर गए थे? विहार गलत लिख दिया है, थोड़ा सा प्रिंट गलत हो गया भैया जी, ऐसे होना चाहिए विहार। विहार हेतु। ठीक है, आज की भाषा में क्या कहेंगे? आज की भाषा में विहार को क्या कहेंगे बताइए? विहार हेतु गए थे, मतलब जैसे शादी के बाद जाया जाता है, तो ये कहाँ गए थे बताइए?
कैलाश पर्वत पर, गंधमादन पर्वत पर, रेवतक पर्वत पर, हिमालय पर्वत पर। बताओ ABCD। कितना अच्छा प्रश्न है, शानदार। उर्वशी और पुरूरवा विहार हेतु किस पर्वत पर गए थे? कैलाश, गंधमादन, रेवतक, हिमालय। बताओ भाई। उर्वशी और पुरूरवा विहार हेतु कैलाश पर्वत पर गए थे? नहीं। गंधमादन पर्वत पर? हाँ, इस पर्वत पर गए थे। ठीक है। आज की भाषा में क्या कहेंगे? हनीमून मनाने। ठीक है। विवाह के बाद कहाँ गए थे? विहार करने। ठीक है। कहाँ गए? गंधमादन पर्वत पर गए थे विवाह के बाद। ठीक है। जैसे आजकल लोग जाते हैं, कहाँ जाते हैं? दुबई जाते हैं, गोवा जाते हैं, या उत्तराखंड जाएं, या कहीं भी जाएं घूमने जाते हैं, ऐसे ही ये विवाह के बाद घूमने गए थे। ठीक है जी। चलो, गंधमादन पर्वत पर उर्वशी और पुरूरवा कितने दिन रहे? बहुत बढ़िया। गंधमादन पर्वत पर उर्वशी और पुरूरवा कितने दिन रहे? विहार के लिए गए थे, फिर वहाँ पर कितने दिन रुके? बताओ ABC या D। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। कितने वर्ष रहे? 1 वर्ष, 1 साल तक रहे, वहाँ 2 साल तक रहे, 3 वर्ष तक रहे, या 4 वर्ष तक रहे विहार करने के लिए जहाँ गए थे गंधमादन पर्वत पर? बताओ। तो 4 वर्ष जिनका उत्तर है उनका उत्तर बिल्कुल गलत है। 3 जिनका है उनका उत्तर भी गलत है। 2 वर्ष जिन्होंने उत्तर दिया उनका उत्तर गलत है। 1 वर्ष तक रहे थे। दोनों कितने वर्ष तक रहे थे? गंधमादन पर्वत पर उर्वशी और पुरूरवा विहार करने गए थे और 1 साल वहां रहे थे। कितने दिन तक रहे थे? 1 साल तक। ठीक है। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। 1 साल तक वहां रहे थे दोनों। अब देख लो 19वां प्रश्न। यह किसने कहा? अपने समय का सूर्य हूं मैं। किसने कहा है? अपने समय का सूर्य हूं मैं। अपने समय का सूर्य हूं मैं, किसने कहा है? बताइए भाई। अपने समय का सूर्य हूं मैं, बोलो। मर्त्य मानव की विजय का तूर्य हूं मैं। मर्त्य मानव की विजय का तूर्य हूं मैं। उर्वशी अपने समय का सूर्य हूं मैं। अंधतम के भाल पर पावक जलाता हूँ। बादलों के शीश पर चंदन चलाता हूँ। पर न जाने बात क्या है, इंद्र का आयुध मनुष्य, इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है। सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है। अपने समय का सूर्य हूं मैं। बताओ। उर्वशी। उर्वशी से कह रहे हैं पुरूरवा। क्या कह रहे हैं? यही कह रहे हैं, मर्त्य मानव की विजय का तूर्य हूं मैं। मर्त्य मानव की विजय का तूर्य हूं मैं। मर्त्य मानव की विजय का तूर्य हूं मैं। विजय का तूर्य हूं मैं। मर्त्य मानव की विजय का तूर्य हूं मैं। उर्वशी अपने समय का सूर्य हूं मैं। ठीक है। तूर्य जानते हो? तुरही। तूर्य जानते हो? तुरही। ठीक है। और यहाँ पर फिर उर्वशी। उर्वशी अपने समय का सूर्य हूं। उर्वशी से कहते हैं कौन? पुरूरवा। डी विकल्प सही है। ठीक है। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, वेरी इंपॉर्टेंट।
20वां प्रश्न, अवलंब है सबको मगर नारी बहुत असहाय है। अवलंब है सबको मगर नारी बहुत असहाय है। अवलंब है सबको मगर नारी बहुत असहाय है। पुरुरवा, उर्वशी, औशीनदी, सुकन्या। यह कथन किसका है? 20वां प्रश्न, बताओ। किसने कहा है ये? अवलंब है सबको मगर नारी बहुत असहाय है। यह कथन किसका है? पुरुरवा का, उर्वशी का, औशीनदी का, सुकन्या का। तो ये औशीनदी का है, ठीक है। पुरुरवा की पत्नी थी, ठीक। चलो अगला अंतिम प्रश्न है, 20 से एक ज्यादा है आज। 21वां, असंगत चुनिए। बताओ। उर्वशी गीत काव्य है। उर्वशी नारी के पत्नी रूप की प्रतिनिधित्व करती है। उर्वशी श्रृंगार रस की रचना है। उर्वशी पुरुरवा प्रतिष्ठानपुर का सम्राट था, ठीक है। बताओ कौन सा असंगत है? 21वां प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। उर्वशी गीत काव्य है, असंगत चुनना है। बताओ A, B, C या D। गीत काव्य है, बिल्कुल है। उर्वशी नारी के पत्नी रूप का प्रतिनिधित्व करती है, नहीं करती, नहीं करती और नहीं करती। फिर कौन से रूप का प्रतिनिधित्व करती है? उर्वशी नारी के प्रेमिका रूप का प्रतिनिधित्व करती है। कौन से रूप का? प्रेमिका रूप का, ठीक है। उर्वशी श्रृंगार रस की रचना है, बिल्कुल है। पुरुरवा प्रतिष्ठानपुर का सम्राट था। ये तीनों सत्य हैं, ये असत्य है। 21वां, उर्वशी नारी के पत्नी रूप का प्रतिनिधित्व करती है, नहीं। उर्वशी नारी के प्रेमिका रूप का प्रतिनिधित्व करती है। यहाँ प्रेमिका आ जाएगा तो सत्य हो जाएगा, ये कथन संगत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए बी विकल्प असंगत है। चलिए, बी विकल्प असंगत है। अब आज की क्लास पूरी होती है, ठीक है। PDF के लिए प्रद्योत गुरुकुल टेलीग्राम चैनल, प्रद्योत गुरुकुल, ठीक है। इसका लिंक हम दे देते हैं उसमें कमेंट बॉक्स में। टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ठीक। और क्लास उपयोगी लगी क्लास तो आप अवश्य लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करके जाएं। मिलेंगे फिर अच्छे कंटेंट के साथ, तब तक स्वस्थ, मस्त और व्यस्त रहें। राधे राधे कहते रहें। जय हिंदी, जय भारत।